हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसआर क्लासेस विद धर्मेश कुमार। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का। और आज हम जो टॉपिक लेकर के चले हैं वो है 11th क्लास, क्लास 11th और बुक फर्स्ट। जो हमारी फर्स्ट बुक है इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करेंगे और ये वो टॉपिक होंगे जो अक्सर जब तुम्हारा टेस्ट होता है या जब कोई एग्जाम होता है तो उसमें वो कौन कौन से टॉपिक है जो मोस्टली हमसे पूछे जा सकते हैं। अगर छोटा एग्जाम हो रहा है, जैसे किसी ने बोला भाई ये फर्स्ट बुक का टेस्ट है और फर्स्ट बुक के टेस्ट में ये टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो हम वो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। फर्स्ट बुक के टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में मोस्टली हमसे पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा छोटी सी वीडियो बनाएंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं वर्क एनर्जी चैप्टर से एनर्जी वाला टॉपिक। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एनर्जी को। क्या पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी चैप्टर से। टॉपिक रहेगा हमारे पास में एनर्जी। एनर्जी हिंदी में हम इसको कहेंगे ऊर्जा। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, ऊर्जा, एनर्जी। अब ये है क्या भाई, तुम वर्क कर सकते हो, पढ़ सकते हो, एक बॉडी को उठा करके दूसरी जगह पर ले जा सकते हो, यहां से वहां जा सकते हो। तो तुम्हारे अंदर एक वर्क करने की एबिलिटी है। और ये जो तुम वर्क कर रहे हो किस वजह से कर रहे हो भाई, सपोज करो मैं मरा गिरा हूं और कोई भी मेरे अंदर एनर्जी ना हो, कोई भी मेरे अंदर ताकत ना हो, कोई भी मेरे अंदर ताकत ना हो, कोई भी ताकत ना हो, तो भाई मैं वर्क कैसे करूंगा। सपोज करो सुबह से शाम तक खाना मत खाओ, स्कूल में चक्कर आ जाएंगे। तो वर्क करने के लिए हम एक ऐसी इंटरनल जरूरत है जिससे हम वर्क कर सकते हैं। तो ऐसी इंटरनल चीजें, एनर्जी जो हमको वर्क करा देती हो, ऐसी एबिलिटी हमारी बॉडी की जिससे हम वर्क कर सकते हो, ऐसी एबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की जिससे वो कोई वर्क कर सके, उसको हम कहेंगे एनर्जी। तो डेफिनेशन याद रखेंगे। डेफिनेशन तुमको याद रखनी है एनर्जी की। क्या डेफिनेशन तुमको याद रखनी है कि एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क। याद रखना है सबको। क्या याद रखना है सबको, क्या याद रखना है कि एनर्जी जो है बॉडी की इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। अब द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क। या हम ये कह सके जो भी हमने वर्क परफॉर्म करा हो, जो भी हमने वर्क परफॉर्म करा हो, उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी हमको मेजरमेंट है, जो भी चीज हमको चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कहेंगे। एनर्जी की डायमेंशन पेपर में पूछ लेते हैं कभी कभी कि भाई एनर्जी की डायमेंशन क्या है। ये हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेते हैं बहुत बार एग्जाम में। याद रखोगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी है ml2t-2। ये भी बात तुम्हें याद रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्या डेफिनेशन हमको याद करनी है, हमको डेफिनेशन याद करनी है एनर्जी की। किसकी डेफिनेशन याद करनी है, एनर्जी। तो क्या डेफिनेशन हुई, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, ml2t-2, ml2t-2, ml2t-2। एक्चुअली जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है वही एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि एनर्जी एक्चुअली है क्या, एनर्जी तो केवल एबिलिटी है टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी जो है हमारे पास में, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क, ये बात याद रखेंगे। अब हम एनर्जी की फॉर्म पढ़ेंगे। एनर्जी की हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्म। एनर्जी की हमको क्या पढ़नी है भाई, फॉर्म पढ़नी है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, मान लो कोई वर्क ऐसा हो रहा है, सपोज करो कोई वर्क ऐसा हो रहा है जो किसी मैकेनिकल मींस की तरह से हो रहा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी उसके अंदर, तुमने एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल दी, मैकेनिकल एनर्जी उसके अंदर। तो एनर्जी को, एनर्जी बहुत सारे टाइप की हो सकती है भाई। मान लो बल्ब जल रहा है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में। बल्ब जल रहा है, रोशनी आ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में। साउंड आ रहा है तुमको, हो सकता है साउंड स्पीकर के थ्रू आ रहा हो, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होगी भैया, साउंड एनर्जी में। माइक तुमने लगा रखा है तो साउंड एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स एनर्जी की हो सकती है। बट एक ऐसी एनर्जी जो किसी मैकेनिकल मींस से पैदा हो रही हो, जिसमें कोई मैकेनिकल वर्क हो रहा हो, उस एनर्जी को तुम क्या कहोगे,
उस एनर्जी को तुम क्या कहोगे? मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहोगे उसको तुम? मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहोगे? मैकेनिकल एनर्जी। तो किसको हम कह रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी? द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मैकेनिकल मींस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। क्या याद रखना है तुमको? द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मैकेनिकल मींस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। जो एनर्जी किसी मैकेनिकल मींस से बन रही हो, किसी इंजन की हेल्प से बन रही हो, किसी और चीज से बन रही हो, ऐसी एनर्जी को हम क्या कह देंगे बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी बाय ए मैकेनिकल मींस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब ये दो टाइप्स की होती है, याद रखोगे। मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप्स की? दो टाइप्स की। मैकेनिकल एनर्जी को कितने टाइप्स में लिखना है तुमको? दो टाइप्स में। मान लो एक बॉडी चल रही है, मोशन में है, तो उसके अंदर जो एनर्जी आई उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या कहेंगे उसको हम? काइनेटिक एनर्जी। क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी है काइनेटिक एनर्जी? एक ऐसी एनर्जी जो हमें किसी मैकेनिकल मींस से मिलती हो, जो चलने से मिल रही हो, किसी बॉडी के मोशन की वजह से मिल रही हो, उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे मैकेनिकल एनर्जी का कौन सा पार्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी। सपोज करो तुमने एक रबड़ बैंड लिया, रबड़ बैंड को खींचा और उसको छोड़ दिया उसको, उसमें एक पेपर फंसाया, वो किसी को लगा, तो रबड़ बैंड के अंदर कौन सी एनर्जी आ गई थी? चूंकि तुमने उसकी पोजीशन चेंज करी, तो उसके अंदर आ गई थी पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी थी उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है बच्चों, इसके दो पार्ट रहेंगे। एक को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी और एक को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या क्या कहना है? काइनेटिक एनर्जी कहनी है और क्या कहना है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या क्या कहना है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से एनर्जी आ जाए उसको तुम कह दोगे काइनेटिक एनर्जी, और जो पोजीशन चेंज होने की वजह से एनर्जी आए उसको तुम कहोगे पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखना है पेपर के लिए कि एनर्जी की दो फॉर्म हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन की बात करें, तो याद रखोगे द एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy। किसी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको तुम क्या नाम दोगे? काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम दोगे उसको? काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। is called kinetic energy। The energy by a body due to its motion is called kinetic energy। इस तरह से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पेपर में पूछ ली जाए कि भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यानी कि जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो वर्क कर सकते हैं और उनके वर्क करने की वजह क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्या उनके वर्क करने की वजह? काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, किसकी बात करें अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू चेंज इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्या डेफिनेशन देगी पोटेंशियल एनर्जी की? पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेफिनेशन होगी? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी आ रही है? काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी आ रही है बॉडी के अंदर बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। शेप चेंज करने की वजह से कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। याद रखोगे, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पर। क्या फॉर्मूला है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला याद रखोगे? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? एम जी एच। क्या याद रखना है? एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच। याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला याद रखना है? हाफ एम वी स्क्वायर। जबकि पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला याद रखना है बच्चों? एम जी एच। ये तुम्हें याद रखना है। किस किस के फॉर्मूले हैं? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के। बॉडी के मोशन की वजह से जो बॉडी में एनर्जी आ रही है उसको तुम क्या बोलोगे? काइनेटिक एनर्जी।
और जो चेंज ऑफ पोजीशन की वजह से आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अब हमसे पूछा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ, कि भैया काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ करके दिखाओ। कैसे काइनेटिक एनर्जी को हमें प्रूफ करना है, इसको देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी को तुम्हें प्रूफ करना है कि भैया जो हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है ये कैसे बना होगा, ये कैसे बना होगा। तो आइए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन पेपर में आ सकता है, हाफ एम वी स्क्वायर प्रूव करके दिखाओ किस तरह से बना है। तो तुम क्या करोगे, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करना हो, काइनेटिक एनर्जी का हमको क्या करना हो, डेरिवेशन करना हो, तो इसको डेरिवेशन करने के लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कोई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज करो u, या ये मान लो कि भैया ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो u हम कितना लिख देंगे, 0 एट रेस्ट। कि कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, 0। अब इस पर एक फोर्स लगा जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ। क्या लगा, इस पर एक फोर्स लगा, कांस्टेंट फोर्स लगा। क्या लगा, इस पर एक कांस्टेंट फोर्स, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या आ गया, एक एक्सेलरेशन आ गया। अब जब इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आया तो इसकी तो वेलोसिटी बदल जाएगी भाई, जब इस पर फोर्स लगा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी बदल गई, v इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। v इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ऑब्जेक्ट चलने लगा, और जब ये चलने लगा तो इसने s डिस्टेंस ट्रेवल करी। मान लो बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, s डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल करी। तो कुछ इस तरह से हमने पोजीशन बनाई कि भैया एक ऑब्जेक्ट था ए जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, थोड़ी देर बाद में एस डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, 0 वेलोसिटी, v वेलोसिटी, फोर्स लग रहा था, एक्सेलरेशन बना, और ये वेलोसिटी बदल गई। तो क्या हुआ, अगर हम न्यूटन लॉ देखें, न्यूटन की इक्वेशन यूज करें और थर्ड इक्वेशन ऑफ न्यूटन यूज करें, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वेलोसिटी में v और u में रिलेशनशिप होना चाहिए था। जब हमें s पता है, a पता है, तो u और v में रिलेशन होना चाहिए था। यहां से एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं, एक्सेलरेशन। अब कैसे पता करेंगे, u तो 0 है, u तो 0 है हमारे पास में, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हुआ, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हुआ, तो v स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आया। अब हमें तो एनर्जी पता करनी। अच्छा, एनर्जी है क्या एक्चुअली, टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, टू डू वर्क। तो अगर हम एनर्जी की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, एनर्जी की बात करें, तो ये एबिलिटी ऑफ वर्क है। और वर्क का फॉर्मूला होता है, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, सीधे चल रहे हो, एफ डॉट एस, या एफ एस बोल सकते हैं, एफ डॉट एस, एफ एस बोल सकते हैं। अगर सीधे चल रहे हो तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो वर्क हो गया। वर्क मतलब एनर्जी, वर्क मतलब एनर्जी। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लो उस बॉडी का मास m था, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी s, तो कितनी एनर्जी आ गई m। एक्सेलरेशन कितना बन रहा था, अभी भी तुमने देखा था, एक्सेलरेशन कितना बन रहा था, v स्क्वायर अपॉन 2s, डिस्टेंस थी हमारे पास s, s से कैंसिल आउट हुआ, कितनी एनर्जी हो गई, mv स्क्वायर अपॉन 2, या ये कितनी एनर्जी आ गई, हाफ mv स्क्वायर। तो जल्दी से नोट डाउन करो उसको, जल्दी से नोट डाउन करो। कैलकुलेशन है ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले का, डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले का। इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला रहना है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। डेफिनेशन याद करेंगे और इसका फॉर्मूला याद करेंगे। किस किस का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे सब लोग, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। इस तरह से इसका डेरिवेशन पेपर में आ सकता है। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के एग्जाम में आ जाता है, चैप्टर नंबर 5 से मोशन इन ए प्लेन, चैप्टर नंबर 5 से मोशन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, चैप्टर नंबर 5। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, मोस्टली बहुत पूछा जाता है। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजेंटली
विद ए वेलोसिटी u। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको फायर करा गया एक वेलोसिटी u से, उसका ट्रेजेक्ट्री बताना होता है, एक्सप्रेशन बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट का, हॉरिजेंटल रेंज का, और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। यानी कि जो सिंपल प्रोजेक्टाइल्स हमारे पास में है उसका डेरिवेशन भी पेपर में आ सकता है, तो ये भी जरा हम देख लेते हैं किस तरह से डेरिवेशन होंगे। एक बार देख लेते हैं भाई, एक बार देख लेंगे इसको। हमसे प्रोजेक्टाइल के डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी फॉर्म में पेपर में आ ही जाता है। तो एक बार देख लेते हैं हम इसके डेरिवेशन, प्रोजेक्टाइल किस तरह से होगा, सबको करना है। इसमें क्या कहा गया कि भाई एक प्रोजेक्टाइल है क्या, कोई भी एनी बॉडी जो केवल अंडर ग्रेविटी चल रही हो, जैसे पत्थर फेंक के मार दिया, प्रोजेक्टाइल है। पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो सपोज करो एक बॉडी है जो ग्राउंड से h हाइट पर है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से कितने हाइट पर है, h हाइट पर। अब तुमने क्या करा, इस h हाइट से इस बॉडी को u वेलोसिटी दी और प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया ऐसे करके, तो ये जमीन पर आ गया। तो हमें बताना है कि भैया इसकी इक्वेशन क्या है, इसको हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी। क्या कहते हैं हम इसको, ट्रेजेक्टरी। सपोज करो स्मॉल टी टाइम बाद में प्रोजेक्ट था, वो यहां पहुंचा और उसने x डिस्टेंस ट्रेवल करी। भाई तुमने इसको छोड़ दिया, टी टाइम लगा, टी टाइम बाद में इस पॉइंट पर आ गया वो पत्थर, एक पत्थर को फेंका था, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी इसकी u रहेगी। हॉरिजेंटल वेलोसिटी इसकी कितनी है यहां पर u। सपोज करो वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर कितनी है इसकी v, या v, ये u x ले लो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ये v y ले लो। तो यहां पर जब ये पत्थर पहुंचा, इसने x हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करी। अच्छा, जब तुमने पत्थर को फेंक दिया तो केवल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी कि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन लोगे 0, वर्टिकल एक्सीलरेशन लेना है ग्रेविटी g के बराबर। हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन 0, वर्टिकल एक्सीलरेशन ग्रेविटी के बराबर। तो अगर मैं इसमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेके चलूं, हॉरिजेंटल डिस्टेंस देखूं, क्या देखना है मुझको, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर बाय द प्रोजेक्टाइल। क्या देखना चाहता हूं मैं, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर बाय द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर बाय द प्रोजेक्टाइल, कि भैया इसने कितनी हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करी होगी। क्या देख रहा है मुझे, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर बाय द प्रोजेक्टाइल। तो तुमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ रखा है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हॉरिजेंटल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल करी, x, हॉरिजेंटल वेलोसिटी थी u, टाइम लिया स्मॉल t, हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन 0, ये टी स्क्वायर। तो इस प्रोजेक्टाइल ने जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी ट्रेवल करी, ut। अब हम वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सपोज करो इस टी टाइप में इतनी वर्टिकल डिस्टेंस इस प्रोजेक्टाइल ने ट्रेवल करी, तो वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू ut। अच्छा, u कितना, 0, क्यों, क्योंकि तुमने तो पत्थर को हॉरिजेंटली फेंका था, वर्टिकल तो तुमने उसको फेंका ही नहीं था, तो u कितना, 0, टाइम कितना, t, हाफ। अच्छा, हॉरिजेंटल वर्टिकल एक्सीलरेशन कितना, ग्रेविटी, t स्क्वायर। तो y कितना बन गया बच्चों, हाफ g t स्क्वायर। अब जो t था उसकी वैल्यू तुम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाल सकते थे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आया था x इज इक्वल टू यू टी, तो t कितना है वहां पर, x अपॉन u है, यहां पर t की वैल्यू रख दी हाफ g x अपॉन u का स्क्वायर, x अपॉन u का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, और इसको देखें, तो ये क्या बन गया हमारे पास रिलेशनशिप, y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू जी अपॉन टू यू स्क्वायर, एक साथ लिख दिया एक्स स्क्वायर। तो ये पूरी चीज है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं इसको, g कभी चेंज नहीं होगा, टू कभी चेंज नहीं होगा, यू स्क्वायर कभी चेंज नहीं होगा,
तो हमारे पास में रिलेशनशिप कुछ इस तरह से आ गई, और ये रिलेशनशिप होती है पैराबोला की। किसकी रिलेशनशिप होगी? ये पैराबोला की। तो जो प्रोजेक्टाइल हमारे पास में आया, जो प्रोजेक्टाइल हमारे पास में आया, उसका जो पाथ आएगा उसको हम कहेंगे पैराबोलिक पाथ। क्या बोलेंगे उसको हम? पैराबोलिक पाथ। क्यों पैराबोलिक बोल रहे हैं? क्योंकि इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, जो कि एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो जो ट्रेजेक्ट्री बनी, ये जो रास्ता बना, ये कैसा होगा? पैराबोलिक। कैसा रास्ता कहलाएगा हमारा? पैराबोलिक। नेक्स्ट पार्ट हमसे इसमें पूछ लेते हैं कभी कभी, इसको तुम नोट डाउन कर सकते हो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फटाफट से नोट डाउन करो। पैराबोलिक पाथ आ गया, जल्दी से इसको नोट डाउन करना है, फटाफट से नोट्स बना के चलते हैं। नेक्स्ट चीज निकालते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकाल लेते हैं बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब कैसे निकाले हम टाइम ऑफ फ्लाइट? ये जो पैराबोला था, ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल था, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? h। भाई यहां से फेंका, वर्टिकल डिस्टेंस तो मैक्सिमम h ट्रेवल कर रहा है। तो हमने क्या करा? वर्टिकल वाली वेलोसिटी ले ली, वर्टिकल डिस्टेंस ले ली, और मान लो भले से ये इस रास्ते से घूम के आया हो, भले से ऐसे घूम के आया हो ऐसे, बट वर्टिकल डिस्टेंस ये इतनी ही ट्रेवल करी है इसने। अब मान लो इसको पूरा टाइम लगा कैपिटल टी, यहां से यहां तक इस रास्ते से घूम के जाने में, और इस कैपिटल टी टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, फिर से इक्वेशन लगाई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, स्मॉल h ले रखी है हमने कि भैया पत्थर को इतनी ऊंचाई से गिरा था, स्मॉल h है। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो लेंगे, याद रखें, क्योंकि हमने तो पत्थर को सीधा फेंका हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, टोटल टाइम टी प्लस हाफ, ग्रेविटी कितनी हो गई? जी, और ये टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो हमारे पास में t कितना आ गया? अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का। पत्थर को जमीन तक आने में इतना टाइम लगेगा। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो इस चीज को भी। ये हमारे पास निकल करके आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट जो पार्ट हमसे इसमें पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है इसकी हॉरिजेंटल रेंज। क्या पूछ सकते हैं? इसकी हॉरिजेंटल रेंज। जल्दी जल्दी करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम लोगों के टेस्ट में। जब कभी टेस्ट होता है किसी भी स्कूल में, केवी है, डीएलएफ है, बहुत सारे स्कूल है, उनमें मोस्टली ये सवाल पूछे जाते हैं। हॉरिजेंटल रेंज, कैपिटल आर इसको कहते हैं, कि भैया पत्थर हॉरिजेंटली कितनी दूर गिरेगा। फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, फिर से फॉर्मूला लगा दोगे। क्या फॉर्मूला लगा दोगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, इतनी दूर जाने में भी टी टाइम लग रहा है उसको, चाहे वो इस रास्ते से घूम के जाए। हॉरिजेंटल रेंज आर हो गया। अच्छा, हॉरिजेंटल वेलोसिटी थी यू, टोटल टाइम लग रहा था कैपिटल टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन जीरो, टी स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू यू कैपिटल टी। अभी अभी तुमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाला था, अंडर रूट 2h अपॉन जी। क्या फॉर्मूला था टाइम ऑफ फ्लाइट का? अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो आर कितना बना? यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। हॉरिजेंटल रेंज भी तुमसे पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट की किसी भी समय पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या है, यह भी हमसे पूछा जा सकता है। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मतलब यहां पर जब भी प्रोजेक्टाइल आया तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी थी? यूएक्स। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? v। इसका रिजल्टेंट किधर को जाएगा? इधर को जाएगा। तो ये भी पूछ सकते हैं। अब हम कह रहे भैया यहां से यहां तक आने का टाइम है कैपिटल टी टाइम, तो यहां तक है नीचे का। पी पॉइंट तक आने का टाइम लिया हमने स्मॉल टी। पी पॉइंट तक आने का टाइम क्या लिया हमने? स्मॉल टी। तो पहले हमने v इज इक्वल टू इक्वेशन लगाई, u v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हॉरिजेंटल वेलोसिटी ले लेते हैं ux u
हॉरिजेंटल ग्रेविटी है नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो u के बराबर आएगी। फिर से इक्वेशन लगाई, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि हमने पत्थर को सीधा फेंका था, बट वर्टिकल ग्रेविटी g है, तो वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई से डिनोट कर रखा था, कितनी आ गई, जीटी। तो हमारे पास में हॉरिजेंटल वेलोसिटी अलग मिल गई, u। हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है, u है। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, जीटी है। ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर हैं। किस एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर हैं। तो जो फाइनल वेलोसिटी मिलेगी वो हॉरिजेंटल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गई वर्टिकल वेलोसिटी। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो तुमसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब प्रोजेक्टाइल किस एंगल पर, जो पत्थर जो वेलोसिटी आई थी वो किस एंगल पर गिरी, कभी कभी पूछ लेते हैं कि भैया वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो क्या एंगल बना रहा है, यानी कि टेन बीटा पूछ लेते हैं। तो लिख दोगे वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन में हॉरिजेंटल वेलोसिटी जी टी बाई यू, एंगल निकल करके आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी से फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे, एग्जाम में तुमसे पूछे जा सकते हैं, ये चीजें हमको याद रखनी है। इसके अलावा ग्रेविटेशन चैप्टर भी भैया इंपॉर्टेंट होता है तुम लोगों के लिए। कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं अभी हम, ग्रेविटेशन चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी कुछ क्वेश्चंस करके जाओगे। ग्रेविटेशन चैप्टर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमारे पास में है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है। सब ग्रेविटेशन चैप्टर अगर पेपर में मान लो किसी के आ रहा है, ग्रेविटेशन चैप्टर से कुछ भी पढ़ो या मत पढ़ो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जरूर पढ़ना है सबको। क्या पढ़ना है सबको, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत आसान है, बहुत आसान है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब लोग पढ़ के जाएंगे। पूछा जा सकता है, छोटा सा है, 1 नंबर 2 नंबर में कभी कभी पेपर में आ जाता है। अब 1 नंबर के क्वेश्चन तो आते नहीं है भाई, ऐसा तो है नहीं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी हमारे वहां आ रहे होंगे। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लेते हैं एक बार। सपोज करो क्या था, न्यूटन ने दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि भाई सपोज करो स्पेस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, बी है भाई। सपोज करो इसका मास है m1, इसका मास m2 और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है r। तो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि ये दोनों जो बॉडी है यूनिवर्स के अंदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी। ये लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि यूनिवर्स में अगर दो ऑब्जेक्ट रखे हो तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में एक फोर्स लगता है, और इस फोर्स के बारे में बताया गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, एफ प्रोपोर्शनल m1 m2। फिर बताया गया एफ प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम 1/r²। अगर हम इन दोनों को आपस में मिला दें तो एफ प्रोपोर्शनल बन जाता है m1 m2 अपॉन में r²। प्रोपोर्शनल का निशान हटा करके g लगा दो, m1 m2 अपॉन में r²। दैट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेयर g इज ए कांस्टेंट। क्या लिख दोगे यहां पर, g क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट है। तो तुमको पढ़ना है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ोगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है तुमको। उसके बाद में जो अगर चैप्टर तुम्हारे पास में सपोज करो इक्वेशन, ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो तुम्हें वहां पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशंस हैं तीनों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भैया इनको भी पढ़ लोगे। काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये तुमको पढ़ना है। और हमारे पास में 3 इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशंस भी तुमको पढ़ लेनी है। तीनों के डेरिवेशन पेपर में पूछे जा सकते हैं, तीनों के डेरिवेशन पेपर में पूछ लेंगे, या फिर तीनों पर कोई ना कोई न्यूमेरिकल पेपर में आ जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करके देख लेते हैं, इनके प्रूफ आ सकते हैं इनके। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर लेते हैं। सपोज करो कोई बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, u। अच्छा, जरूर नहीं है कि ये पेपर में आए,
ऐसा ना हो कोई बच्चा कहने लगे सर जी आपने ये बताया था, मैं बता रहा हूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब कभी भी टेस्ट हो तो इन सब चीजों को हमें पढ़ करके पेपर में जाना चाहिए। मार्क करके इंक खत्म हो जाती है, ये भी डालनी पड़ती है। अगर बच्चे सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं तो एक डिजिटल बोर्ड ही लिया जाए। बट ऐसा तब होगा जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, वीडियो बार बार देखें। तो तुम्हारे एक डिजिटल बोर्ड खरीदेंगे हम। और एमसीक्यू देखने के लिए हमारे इसी सेक्शन में, प्लेलिस्ट में, इसी प्लेलिस्ट में एमसीक्यू की वीडियो डली हुई है। तो जिन बच्चों के पेपर में एमसीक्यूज आ रहे हैं, वो फर्स्ट बुक के एमसीक्यूज, सेकंड बुक के एमसीक्यूज का पूरा वीडियो डला हुआ है, उस वीडियो को देख लेंगे। एमसीक्यूज मोस्टली उसी में से मिल जाते हैं। तो एमसीक्यूज पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में एक वीडियो डली हुई है, उसको देखना सबको। मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फाइनल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ये तो पटाखा मार रहा है भाई। फाइनल वेलोसिटी मान लो उस ऑब्जेक्ट की भी, भाई फोर्स लगा एक्सीलरेशन आया, फोर्स लगा एक्सीलरेशन आया, फोर्स लगा एक्सीलरेशन आया। पहले वेलोसिटी यू थी, बाद में वेलोसिटी भी हो गई। तो कितना एक्सीलरेशन हुआ, कितना एक्सीलरेशन हुआ? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन को डिनोट करो ए से, एक्सीलरेशन को डिनोट करो ए से। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा? एक्सीलरेशन को डिनोट करो ऐसे। वेलोसिटी कितनी चेंज हुई भैया? पहले यू थी, बाद में भी, पहले यू थी, बाद में भी, पहले यू थी, बाद में भी। तो कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में? v माइनस यू। भैया पहले v थी, बाद में यू, v थी, u थी, v हो गई, u थी, v हो, कितना चेंज हुआ? v माइनस यू। टाइम कितना लगा? t। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। at इज इक्वल टू v माइनस यू, माइनस का u इधर ले आओ। at प्लस u इज इक्वल टू v, सही करके लिख लो। v इज इक्वल टू u प्लस एटी। बोलो समझे कि नहीं समझे? पता चला कि नहीं पता चला? हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं भैया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट बॉक्स में बताना है। डिजिटल बोर्ड खरीदना हो, अगर डिजिटल बोर्ड अगर आप लोगों को चाहिए तो भैया ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे प्रूफ होगा इसका भी प्रूफ देख लेंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की भैया कैसे प्रूफ होगी। देखो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम? एवरेज वेलोसिटी। कि भैया एवरेज वेलोसिटी बॉडी की कितनी। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? शुरू में वेलोसिटी थी यू, शुरू में वेलोसिटी कितनी थी यू, शुरू में वेलोसिटी कितनी थी यू, बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई v। एवरेज 2 से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास में इस बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी है, जब u से v हुई तो लगभग इतनी आई। मान लो t टाइम लगा और इसने t टाइम में s डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। भाई शुरू में वेलोसिटी थी u, शुरू में वेलोसिटी थी u, एक्सीलरेशन लगा, वेलोसिटी हो गई v, एवरेज निकल कर कितने आ गया। अब t टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? s। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? s। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला या डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला? एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन टू और इंटू टाइम टेकन t, इंटू टाइम टेकन t। अब हम क्या करेंगे? v तो हमें पता है, v किसके बराबर होता है? u प्लस एटी के बराबर होता है। तो इस v की जगह क्या रख देना है? u प्लस एटी। v की जगह क्या रख देना है? u प्लस एटी। फिर से समझो, वेलोसिटी इनिशियल u थी, फाइनल v हो गई, टाइम इसको t लगा। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? u प्लस वी अपॉन टू। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ आया कि नहीं आया? एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यहां पर पुट कर दो, पुट कर दो। कहां पर पुट कर दो? जहां तुमने डिस्टेंस निकाली है s। u, v की जगह क्या रख दो? u प्लस एटी। अपॉन में कितना था? 2। टाइम कितना लग गया? t। टाइम कितना लग गया? t। सॉल्व कर लो। s इज इक्वल टू 2u प्लस एटी अपॉन 2 इंटू टी। s इज इक्वल टू ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दो, 2ut प्लस एटी स्क्वायर अपॉन 2। सबको अलग अलग लिख दो। 2u2, t के नीचे भी 2 कर दो, एटी स्क्वायर के नीचे भी 2 कर दो। अलग अलग कर दिया 2 को। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? 2 से 2 कट दो, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? ut। ये 2 अलग करके लिख दो, हाफ एटी स्क्वायर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो समझ आया कि नहीं आया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं।
बोलो क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, कुछ इसी तरह से होगी। कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस किस बच्चे को ये समझ नहीं है। अगर तुम लोगों को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताना, इसका डेरिवेशन भी हम कर देंगे। तो ये तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में करने हैं सबको। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन घर से देखना है एक बार, अगर नहीं समझ में आता है तो हमको तुम कमेंट बॉक्स में बता दोगे। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है भैया तुम्हारे लिए, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन सबको तैयार करनी है। अगर हम वर्क एनर्जी से देखें तो अभी हमने एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां से कभी कभी वर्क की डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती है, तो याद कर लेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है वर्क की, वर्क की सिंपल सी डेफिनेशन है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिनका पेपर है वर्क की डेफिनेशन उनको याद करनी है, वर्क की डेफिनेशन याद करनी है, ध्यान रखेंगे। और वर्क का फॉर्मूला भी याद कर लेंगे। किसका फॉर्मूला? वर्क का फॉर्मूला याद रखना है सबको, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला भी सब लोग याद रख लेंगे कि भैया क्या फॉर्मूला है, याद होगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा या W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। डायमेंशन याद रख लेनी है, ऐसा यूनिट याद रख लेनी है वर्क की, डायमेंशन फॉर्मूले याद कर लेने हैं वर्क के, ऐसा यूनिट याद कर लेनी है। डायमेंशन हमारे पास में क्या हो गई वर्क की, ठीक है ना। ऐसे करके डायमेंशन निकाल लेंगे, फोर्स की डायमेंशन लिख देंगे, डिस्टेंस की डायमेंशन लिख देंगे, और हमारे पास में वर्क की डायमेंशन आ जाएगी। किसकी डायमेंशन आ जाएगी भाई? वर्क की। इसके बाद एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास में है, ये भी हमारे पेपर में आ जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज का, वर्क एनर्जी थ्योरम। भैया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, सपोज करो एक बॉडी थी, सपोज करो एक बॉडी थी और वो इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी यू से। सपोज करो फिर से बॉडी आ गई ए, इनिशियल वेलोसिटी चल रही है यू से, तो इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी हाफ एम यू स्क्वायर, एम यू स्क्वायर। अब भैया इस पर फोर्स लगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, v हो गई। अब इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल दें, इस वाली एनर्जी में से इस वाली एनर्जी को निकाल दें, तब भी तो वर्क हुआ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्क के इक्वल होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम है, याद रखनी है। इट स्टेट दैट वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? इट स्टेट दैट वर्क डन by the net force, work done by the net force acting on a body is equal to the change produced in the kinetic energy of a body। याद रखेंगे हमारे पास में क्या, काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज हुआ हो इसको हम क्या कह देंगे? वर्क डन कहेंगे। यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और डेफिनेशन पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 9 से पूछी जाती है बच्चों से बार बार, इनर्शिया। क्या डेफिनेशन है? इनर्शिया। तो सब लोग याद करेंगे, सब लोग याद करेंगे। तुमने कई बार देखा होगा कि भाई अगर हम जा रहे हैं, सपोज करो हम बस में बैठे हैं, बस वाले ने क्या करा, अचानक से ब्रेक लगा दी, तो हम एकदम से आगे जाके गिर जाते हैं। यानी कि हुआ क्या, बस तो रुक गई भाई, बस तो रुक गई, बट तुम लोग नहीं रुक पा रहे, तुम्हारी बॉडी आगे चली गई। तो क्या होता है, किसी भी मास में एक एक्चुअल एक प्रॉपर्टी होती है जो अपने चेंज ऑफ पोजीशन का अपोज करता है। मटेरियल की, मास की, किसी भी व्यक्ति की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो उसके अंदर जब चेंज होगा, उसकी पोजीशन का चेंज होगा तो वो उसका अपोज करेगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को हम? इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? एक्चुअली इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, इनर्शिया बॉडी की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने चेंज का अपोज करता है। यानी रेस्ट से अगर मोशन में आएंगे तो भी वो चेंज करेगा, अपोज करेगा, रेस्ट से मोशन में आएंगे अपोज करेगा,
रेस्ट अपोज करेगा, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। क्या कह देंगे इस प्रॉपर्टी को हम, इनर्शिया। तो याद रखना हमको, इनर्शिया, इनर्शिया क्या है हमारे पास में, इनर्शिया क्या है, याद रखेंगे, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी, the inherent property of a material body by virtue of which it cannot change by itself, it is a state of rest or uniform motion in a straight line, is called inertia। हमें different types of inertia याद रखने हैं, क्या याद रखने हैं, different types of inertia की भैया inertia किस किस टाइप का हो सकता है, different types of inertia याद रखने हैं। तो हमारे पास एक हो सकता है inertia of rest, यानी कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, पोजीशन बनाने की कोशिश करोगे तो वो उसका अपोज करेगी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट याद करना है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इट्स पोजीशन इन रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड डेफिनेशन तुम्हें याद रखनी है, सेकंड पार्ट याद रखना है, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या याद रखना है, इनर्शिया ऑफ मोशन, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी to remain in its state of uniform motion in a straight line is called inertia of motion। Next याद रखना है, inertia of direction, the inability of a body to change by itself in its direction। डायरेक्शन चेंज करने का भी अपोज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, inertia at rest, सॉरी inertia of its direction, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हर एक बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज करने का अपोज करेगी, ये भी हमें याद रखना है। तो इनर्शिया याद रखना है, इनर्शिया के टाइप्स याद रखने हैं। उसके बाद हमें याद रखना है मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, quantity of motion posed by the body, it is equal to the product of mass and its velocity। मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखेंगे, m into v, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना है सबको, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना है, ये P इज इक्वल टू m इंटू वी, P इज इक्वल टू m इंटू वी याद रखना है मोमेंटम का फॉर्मूला भाई। उसके अलावा हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन याद रखने हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन याद रखने हैं। तीनों लॉज याद कर लोगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ याद रखोगे इसका कि भाई कोई बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट तो रेस्ट में रहेगी, इनर्शिया पर डिपेंड है, मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक तुम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स state of rest or uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change its state। सेकंड लॉ याद रखना है न्यूटन का, सेकंड लॉ याद रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and change take place in the direction of applied force। न्यूटन का थर्ड लॉ तुम्हें याद रखना है, न्यूटन लॉ पेपर में पूछे जाते हैं कभी कभी, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये सब चीजें तुमको भाई बच्चों याद रखनी है, ये सब चीजें क्या करनी है, याद रखनी है, ये सब चीजें याद रखनी है। किसी भी एग्जाम में, पेपर में ये डेफिनेशन हमसे पूछी जा सकती हैं। मल्टीपल्स की अगर हम बात करें तो एक वीडियो हमने पहले मल्टीपल्स का बना करके भेजा हुआ है, उसमें से तुम सबको मल्टीपल्स पढ़ने हैं। वीडियो हमारी कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजिए ताकि हम एक डिजिटल बोर्ड खरीद सके और तुम लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।